नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत। आधा किलोमीटर दूर घसीटते हुए गए दोनों भाई, धड़ से सिर हो गया अलग, नशे में था चालक। पलामू जिले में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई। बाइक सवार दोनों भाइयों को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दिया, इससे इनकी मौत हो गई। यह सड़क दुर्घटना मेदिनीनगर पाकी मुख्य मार्ग पर हुआ। मृतक विजयगिरी 58 वर्षीय और संजू गिरी 52 वर्षीय तरहसी थाना क्षेत्र के धनगाई गांव के रहने वाले थे। मेदिनीनगर कचहरी में दोनों भाई स्टाम्प वेंडर का काम करते थे। गांव से दोनों भाई साथ में कचहरी आ रहे थे। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के रजवाडिया में मेदिनीनगर की ओर से पांकी तरफ जा रहे ट्रक ने बाइक को सामने से अपने चपेट में ले लिया। विजयगिरी का शव घटना स्थल पर पड़ा रहा, जबकि संजू गिरी का शव और बाइक ट्रक में ही फंस गया। टक्कर मारकर भागने के चक्कर में ट्रक चालक बाइक और शव को घसीटता ले गया। करीब आधा किलोमीटर के बाद जमुने में ट्रक से बाइक और बिना सिर का धड़ अलग होकर रोड पर गिरा। यह देख जमुने से लोगों ने ट्रक को पकड़ने के लिए पीछा किया। एक पिकअप वैन से ओवरटेक कर ट्रक को रोकने की कोशिश की गई तो ट्रक चालक पिकअप वैन को टक्कर मारते हुए भाग निकला। भाग रहे ट्रक की दिशा में स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी गई। काफी मशक्कत के बाद लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के बैरिया में ट्रक को रोकने में सफलता मिली। पुलिस ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक चालक नशे में धुत है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रजवाडिया में सड़क को जाम कर दिया। उत्तरकाशी सुरंग हादसा, मेडिकल अप्रूवल के बाद 15 मजदूरों को विमान के जरिए लाया जाएगा। उत्तरकाशी टनल हादसे के 17वें दिन मजदूरों को सुरंग से सकुशल निकाल लिया गया। इसके साथ ही झारखंड के मजदूरों की वापसी का परिजन अब इंतजार कर रहे हैं। जैप आईटी और श्रम विभाग की माने तो सुरंग से निकाले जाने के बाद मजदूरों की मेडिकल जांच की जा रही है। जांच में सब कुछ सामान्य पाए जाने पर मजदूरों को वापस घर भेजा जाएगा। मजदूरों की जांच ऋषिकेश एम्स में की जा रही है। यहां डॉक्टरों की टीम से अप्रूवल मिलते ही मजदूरों की वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए जैप आईटी और श्रम विभाग को कार्यभार सौंपा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी श्रम विभाग और जैप आईटी के अधिकारी ऑपरेशन स्थल पर गए थे। सूत्रों की माने तो 29 नवंबर का पूरा दिन मेडिकल जांच में निकल सकता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मजदूरों की वापसी हो सकती है। इंतजार खत्म होने से पहले पिता ने तोड़ा दम, टनल में फंसे बेटे के लौटने से पहले पिता की मौत। 17 दिनों तक करते रहे बेटे की चिंता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूर्वी सिंहभूम के भुक्तु मुर्मू के पिता बासेत उर्फ बारसा मुर्मा अपने बेटे का इंतजार करते रहे। बाहर खाट में बैठे बैठे वो आने वालों से वहां का हाल पूछते थे। जिस दिन बेटा बाहर निकलने वाला था उसी दिन उनके सब्र का बांध टूट गया और जिस खाट में बैठे वह बेटे का इंतजार कर रहे थे उसी खाट से गिरकर उनकी मौत हो गई। बेटा बाहर निकला तो पिता छोड़कर चले गए। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। झारखंड सरकार पहले ही सभी मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी में है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मजदूरों को 24 घंटे के बाद राज्य के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा। बुधवार को जैप आईटी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह के साथ संयुक्त राजेश प्रसाद उत्तरकाशी पहुंचेंगे। मजदूरों को देहरादून से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा। यहां झारखंड भवन में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। मजदूरों को फिर यहां से 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक उनके गाँव भेजा जाएगा। गिरिडीह में नक्सलियों ने जगह जगह चिपकाया पोस्टर, लंबे समय के बाद दिखी चहलकदमी। झारखंड के गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड इलाके में भाकपा माओवादियों ने पोस्टरबाजी की घटना को अंजाम दिया है। पोस्टरबाजी हरलाडीह और चिरकी के इलाके में की गई है। कहा जा रहा है कि मंगलवार की देर रात को माओवादियों ने यह पोस्टर लगाया है जिसे पुलिस ने बुधवार की सुबह उखाड़ दिया। पोस्टर में पुलिसिया जुल्म अत्याचार को मुंहतोड़ जवाब देने की बात लिखी गई है। गौरतलब है कि 22 दिसंबर 2023 को नक्सलियों द्वारा बंद की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि इस कारण से ही इस पोस्टरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। इधर पोस्टर चिपकाने की सूचना के बाद से एसपी दीपक शर्मा ने सर्च अभियान को तेज कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि पीरटांड और पारसनाथ नक्सलियों के सुरक्षित ठिकाना रहा है। यहाँ नक्सलियों की चहलकदमी रहती है। हालांकि पिछले कुछ वर्ष से पुलिस की कार्रवाई और हाल के दिनों में एसपी दीपक के नेतृत्व में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया है। इस कारण से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ से झारखंड में छाए रह सकते हैं बादल, जाने कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। डाल्टनगंज और आसपास के इलाकों में छिटपुट बारिश हुई है। राजधानी रांची सहित कई इलाकों में बादल छाए रहे। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में अभी कोई गिरावट नहीं आई है। मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड के उत्तरी हिस्सों को छोड़ अन्य इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। आज 29 नवंबर को शाम तक में संताल परगना में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अभी मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी इलाका छोड़ बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम केंद्र ने बताया कि 4 दिसंबर तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। मंगलवार को भी बादल के कारण राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26 तथा न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। झारखंड पीजीटी परीक्षा का फाइनल आंसर की जारी, 74 प्रश्न रद्द, मिलेंगे पूरे अंक। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता पीजीटी परीक्षा 2023 की फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इसमें विभिन्न विषयों के कुल 74 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। सामान्य ज्ञान व हिंदी विषय का 1 प्रश्न, जीव विज्ञान का 5, रसायन शास्त्र का 1, कॉमर्स का 4, अर्थशास्त्र का 3, अंग्रेजी का 1, भूगोल का 8 और हिंदी का 11, इतिहास का 6, गणित का 16, भौतिकी का 8 व संस्कृत विषय का 10 प्रश्न रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में जीएसएससी की ओर से परीक्षा नियंत्रक ने उत्तर कुंजी जारी की है। इसमें कहा गया है कि प्राप्त आपत्तियों व उन पर विशेषज्ञों की समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा निर्णय लेकर अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई है। फाइनल आंसर की में रद्द प्रश्नों के मामले में उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। अंतिम उत्तर कुंजी में प्रकाशित प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्नों की अंतिम उत्तर कुंजी वही होगी जो औपबंधिक उत्तर कुंजी के माध्यम से संसूचित है। उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 के मध्य विभिन्न तिथियों पर विभिन्न विषयों की पीजीटी परीक्षा ली गई थी। 20 सितंबर को सभी विषयों की औपबंधिक उत्तर कुंजी प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। झारखंड में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण के लाभ के लिए स्थानीय युवाओं को आवासीय प्रमाण पत्र होगा जरूरी। राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के आलोक में स्थानीय युवाओं को नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट क्षेत्र में 75% आरक्षण का लाभ तय किए जाने के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है। गुमला, खूंटी सहित अलग अलग जिलों में इसके लिए सूचना जारी की जाने लगी है। जिला नियोजन पदाधिकारी के स्तर से सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य में निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने को स्थानीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। रोजगार पोर्टल www.rozgar.jharkhand.gov.in पर निबंधित होना तो जरूरी है ही, स्थानीय उम्मीदवारों की पहचान के लिए पोर्टल में स्थानीयता संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से कहा, सुरंग से लौटे मजदूरों के लिए राज्य में ही हो रोजगार सुनिश्चित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उत्तरकाशी के सुरंग से 17 दिनों के बाद बाहर निकले मजदूरों के लिए प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 17 दिनों तक श्रमिक भाइयों को भय और दहशत में जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन उनका सुरक्षित बाहर आना एक अविस्मरणीय सुखद पल है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में यह बचाव एवं राहत कार्य सफल हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने मजदूरों के बचाव एवं राहत कार्य में लगे केंद्र एवं उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों, एनडीआरएफ टीम के प्रति उनके प्रयास एवं परिश्रम के लिए आभार प्रकट किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के सभी मजदूर सुरक्षित लौट रहे हैं। राज्य सरकार से अनुरोध किया उनके लिए विशेष सहायता एवं स्थानीय स्तर पर ही उनके लिए रोजगार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। चाइनीज निमोनिया का अलर्ट जारी, पर पीएसए प्लांट के ट्रेंड कर्मी ही नहीं। रांची जिला के सरकारी अस्पतालों को चाइनीज निमोनिया को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दरवाजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बताया कि जिन अस्पतालों में
पीएसए प्लांट नहीं है, वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी देने को कहा है। जल्द ही इसे लेकर सदर अस्पताल व सभी सीएचसी में मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टर प्रभात ने कहा कि कई पीएसए प्लांट के संचालन के लिए ट्रेंड स्टाफ नहीं होने से सही से संचालन नहीं हो पा रहा है। जल्द ही कर्मियों को चिन्हित कर ट्रेनिंग दी जाएगी। चाइनीज निमोनिया को दवा जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। सदर अस्पताल में सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी। सभी सीएचसी और सदर अस्पताल में व्यवस्था की जांच को लेकर मॉक ड्रिल कर लिया जाएगा। डॉक्टर प्रभात ने बताया कि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी सही से काम कर रहा है। मरीज बढ़ने की स्थिति में अलग से वार्ड चिन्हित हैं। 11वीं के रजिस्ट्रेशन की त्रुटि में 4 व 5 को करा सकते हैं सुधार। 11वीं के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की त्रुटि के संशोधन के लिए राज्य के सभी +2 स्कूल और कॉलेजों में कैंप लगेगा। 4 और 5 दिसंबर को यह कैंप लगाया जाएगा और त्रुटियों को संशोधित किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। जैक की ओर से 11वीं और इंटरमीडिएट परीक्षा संबंधित रजिस्ट्रेशन व परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाते हैं। डेटा अपलोड करने के दौरान छात्र छात्राओं, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो, हस्ताक्षर में त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती है। विद्यार्थियों को भविष्य में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। +2 स्कूल और इंटर महाविद्यालयों की छवि धूमिल होती है। साथ ही ऐसे छात्र छात्राओं को इसमें संशोधन के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 4 और 5 दिसंबर को कैंप के माध्यम से इसमें ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इसमें चेकलिस्ट से मिलान किया जा सकेगा। +2 स्कूल और कॉलेजों में छात्र छात्राओं व अभिभावकों को सूचना देने को कहा गया है। 9 घंटे की पूछताछ में नौशाद आलम ने दिए गोलमोल जवाब, तीसरा समन भेजेगी ईडी। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम से ईडी ने मंगलवार को 9 घंटे तक पूछताछ की। बता दें कि वह दूसरे समन पर रांची के ईडी कार्यालय में हाजिर हुए थे। ईडी के गवाह को भड़काने की साजिश सहित अन्य मुद्दों पर पूछताछ के लिए उन्हें बुधवार को फिर बुलाया गया है। दरअसल मंगलवार को नौशाद आलम ईडी ऑफिस पहुंचे थे। पूछताछ के पहले चरण में ईडी ने उन्हें संपत्ति की जानकारी देने के लिए एक फॉर्म दिया। इस फॉर्म में उनके और उनके पारिवारिक सदस्यों की आमदनी और संपत्ति से संबंधित सवाल थे। इन सवालों का लिखित जवाब देने में वह काफी देर तक उलझे रहे। वह तत्काल जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि वह बाद में इन सवालों का जवाब देंगे। हालांकि तत्काल वे जो भी जवाब दे पाए उसके बारे में ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। इसके अलावा उनके खिलाफ मिली अलग अलग शिकायतों के सिलसिले में भी पूछताछ की। ईडी ने नौशाद आलम से लंबी पूछताछ की। वह सुबह 10:50 पर ईडी कार्यालय पहुंचे और शाम 7:30 बजे बाहर निकले। ईडी ने संथाल परगना में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में अहम गवाह साहिबगंज के विजय हांसदा के गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाने व आरोपियों को सहयोग करने के मामले में उनसे कई सवाल किए, लेकिन नौशाद आलम ने ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ईडी उनके गोलमटोल जवाब से असंतुष्ट है, इसलिए फिर से उनसे पूछताछ करेगी। कल उनसे ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। ईएसएल बोकारो प्रबंधन और जेबीकेएसएस के बीच बनी सहमति, आंदोलन समाप्त। बोकारो के चंदनक्यारी स्थित वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में जारी आंदोलन समाप्त हो गया है। आंदोलन समाप्त करने के लिए ईएसएल स्टील प्रबंधन, बोकारो जिला प्रशासन और जेबीकेएसएस के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें रैयत जिनकी जमीन प्लांट द्वारा ली गई है, जिनका ग्रीवांस सेल में नामांकन दर्ज है, 2 चरणों के तहत नियुक्ति दी जाएगी। इसके पहले चरण में 45 और दूसरे चरण में 45 कर्मियों को नियुक्ति दी जाएगी। कुल मिलाकर 90 नियुक्ति 90 दिन के भीतर योग्यता अनुसार दी जाएगी। दूसरा, ईएसएल संयंत्र के विस्तार के साथ कोक ओवन और डीआई प्लांट के शुरू होते ही 100 कुल 200 नियुक्ति भी इसी माध्यम से होगी। जमीन देने वाले रैयतों को कंपनी के नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। गैर रैयत जो कि प्रभावित क्षेत्र से होंगे उनको योग्यता अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। इस स्थिति को निरंतर बनाए रखने के लिए रैयती बातचीत से ही समस्या का समाधान निकालेंगे। इधर अरूप चटर्जी गुट का 3 दिवसीय आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा। बता दें, बोकारो के ईएसएल स्टील प्लांट में पिछले 2 दिनों से स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था। आंदोलनकारियों द्वारा इलेक्ट्रो स्टील का तीनों गेट को जाम कर दिया गया था। झारखंड भाषा संघर्ष समिति की अगुवाई में यहां के स्थानीय विस्थापितों ने नियोजन समेत 9 सूत्री मांग को लेकर गेट जाम किया था। बीते दिनों प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। इस कड़ी में झड़प के बाद लाठीचार्ज भी हुई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। विस्थापितों का गुस्सा इतना भड़क गया था कि
चंदन क्यारी सीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। 8,000 का रूम 3 शिफ्ट में जुआ, एएसआई ने खोल रखा था गैम्बलिंग अड्डा। 25 नवंबर की रात को एक खबर आई थी कि पुलिस ने गोंदा थाना क्षेत्र स्थित मिसिर गोंदा थाने में 20 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में 14 लोग पुलिसकर्मी थे। इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे को जुआ का अड्डा बनाया गया था, उस कमरे को एसआई अरुण राय ने रेंट पर लिया था। कमरे का किराया 8,000 रुपया था। हर रोज उस कमरे में 3 शिफ्ट में जुआ खेला जाता था। अरुण राय हर शिफ्ट के बदले में 1,000 लेता था। इस तरह हर माह 90,000 रुपए सिर्फ रेंट से कमा रहा था। बता दें कि 9 पुलिसकर्मियों को एसएसपी चंदन सिन्हा ने मंगलवार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं जैप के अन्य 5 जवानों को भी निलंबित सस्पेंड करने के लिए एसएसपी ने जैप कमांडेंट को पत्र लिखा है। सस्पेंड पुलिसकर्मियों में रंजन कुमार, सुजीत कुमार शर्मा, अरुण महतो, मनोज कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद, रितेश कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव, अरुण राय और राजेश कुमार हैं। झारखंड के विकास में योगदान देने वाले नागालैंड के लोगों को 1 दिसंबर को राजभवन में आमंत्रण। 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में राजभवन रांची झारखंड में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। संभवतः कुछ विशिष्ट लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड में रह रहे नागालैंड के लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। राजभवन नागालैंड के ऐसे लोगों की तलाश में है जो झारखंड में रहते हुए इसके विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे जो भी लोग राजभवन में 1 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, वे राजभवन के विशेष कार्य पदाधिकारी रोहित सिंह, फोन नंबर 7677241224 से संपर्क कर सकते हैं। रिम्स में 300 बेड का बनेगा हॉस्टल। रिम्स प्रबंधन ने इलाज के लिए आने वाले मरीज और यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए कई सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। निर्देशक डॉक्टर राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई संपदा समिति की बैठक में 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण, इंडोर स्टेडियम और जिम का निर्माण, सीबीआरएन यूनिट की स्थापना और पारा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 300 बेड के हॉस्टल निर्माण की स्वीकृति दी गई है। जमताड़ा में जुटे 56 प्रजाति के विदेशी पक्षी, वन समितियों ने उठाए यह कदम। सर्दी का मौसम शुरू होते विदेशी पक्षियों का आगमन झारखंड में होने लगता है। जमताड़ा में भी रंग बिरंगे प्रवासी परिंदों का आना शुरू हो गया है। ये पक्षी ठंडे देशों से हजारों किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर यहाँ आते हैं। यह प्रवासी पक्षी नवंबर से मार्च तक यहाँ प्रवास कर प्रजनन करते हैं। यहाँ के लाडना डैम परिसर करीब 56 प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की चहक से गुलजार है। डीएफओ अजिंक्य बनकर देवीदास ने बताया कि प्रवासी पक्षियों का शिकार रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि प्रकृति के इस खूबसूरत जीव के साथ छेड़छाड़ न करें। जिले में 130 वन समितियां हैं जो इन मेहमान पक्षियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी। झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक 2022 को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हो जाएगा। संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार ने न्यायालय की विभिन्न प्रक्रियाओं का संशोधित शुल्क निर्धारित किया है। अब संपत्ति अगर 30,000 रुपए तक की है तो इस पर कुल मूल्य का 15% शुल्क लगेगा। उच्च न्यायालय में शपथ पत्र के लिए 30 रुपए और अन्य न्यायालयों के लिए 20 रुपए शुल्क तय किया गया है। वकालतनामा के लिए 50 और 30 रुपए शुल्क तय किया गया है। इसी प्रकार दूसरे न्यायालयों से अभिलेख मंगाने का शुल्क 50 रुपए, केवियट के लिए 100 रुपए, न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए 500 रुपए निर्धारित किया गया है। इस विधेयक की पहली बार विधानसभा में पारित होने पर अधिवक्ताओं ने शुल्क वृद्धि का विरोध किया था। तत्कालीन राज्यपाल ने विधेयक को स्वीकृति प्रदान की थी। उन्होंने बार काउंसिल के ज्ञापन सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा था। राज्य सरकार ने शुल्क कम कर दोबारा इसे विधानसभा में पारित कराया था। तकनीकी संस्थानों के हर कोर्स में 10% हिस्सा होगा एआई पर। तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों में कौशल विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विज्ञान जैसे कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश AICTE ने दिया है। अब इन तकनीकी संस्थानों में हर पाठ्यक्रम में कम से कम 10% हिस्सा AI का रहेगा।
AICTE की एडवाइजर डॉक्टर ममता आर अग्रवाल ने तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी तकनीकी संस्थानों के निर्देशक प्राचार्य को पत्र भेजकर कहा है कि वह लोग अपने यहाँ नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू कराएं। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि NTPAI का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव के लिए तकनीक को जोड़ना, इनोवेशन और इसे अपनाने को बढ़ावा देना है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थियों में कौशल बढ़ाने के लिए AICTE द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी तकनीकी संस्थानों को इसे बढ़ावा देने के लिए अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने का निर्देश दिया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में AI व डेटा साइंस में युवाओं का कौशल प्रशिक्षण प्रारंभिक स्कूल स्तर से शुरू करने की सिफारिश की है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट ICTE के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। सराफा व्यवसायी सह भाजपा नेता राजू कसेरा के भतीजे पर जानलेवा हमला। चक्रधरपुर के सराफा व्यवसायी सह भाजपा नेता राजू प्रसाद कसेरा के भतीजे अमित कसेरा पर जानलेवा हमला किया गया। घटना मंगलवार देर शाम की है। हमला घर से 100 मीटर की दूरी पर हुआ। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम रोज की तरह अमित कसेरा गुदड़ी बाजार से दुकान बंद करने के बाद अपनी स्कूटी से वार्ड नंबर 3 क्रिस्तान पट्टी के समीप घर लौट रहा था। तभी घर से 100 मीटर दूर मोड़ पर 3 लड़कों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब वह नहीं रुके तो पीछे से ईंट और पत्थर से हमला किया। फिर भी अमित कसेरा रुके नहीं और घर भागे। ईंट लगने से अमित कसेरा का सर फट गया है। उनका अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार हुआ। बताया जाता है कि 3 लड़के घटना को अंजाम देने के बाद स्कूटी से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं आसपास के CCTV की जांच की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि मोड़ पर 3 लड़के पहले से वहां घात लगाए बैठे हुए थे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।